एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम वसूली खाता कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वसूली खाता किसी भी फर्म के समापन के समय बनाया जाता है और इसकी प्रकृति एक नाम मात्र खाते की प्रकृति होती है। इट मीन्स इट इज ए नॉमिनल अकाउंट्स। तो आइए हम जो रियलाइजेशन अकाउंट्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो रियलाइजेशन अकाउंट्स है यह हमारा फर्म के समापन के समय बनाया जाता है और इससे हम बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में आइटम दी हुई होती है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो आइटम दी हुई होती है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए जानते हैं बैलेंस शीट से किन किन आइटमों को हम रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह हमारा रियलाइजेशन अकाउंट्स का फॉर्मेट है। यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आइटम दी हुई होती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। कौन सी आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और कौन सी आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। फर्स्ट, एसेट साइड में जो आइटम दी हुई होती हैं कैश और बैंक। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमारी फर्स्ट जो आइटम होती है वो कैश और बैंक अकाउंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम फर्म के समापन के समय एक अलग से अकाउंट्स बनाएंगे जिसका नाम होगा कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है ये एक संचित हानि है और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। थर्ड आइटम, डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ध्यान रखना, बैलेंस शीट की एसेट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है और इसको भी हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब दिया होगा जब उसकी कैपिटल ऋणात्मक होगी, मींस जब उसने फर्म से कैपिटल ले रखी होगी। नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट्स में भी हो सकता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी हो सकता है। यदि पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट की एसेट साइड में है तो इसका मतलब यह है कि पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है और यदि पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आइटम, अनडिवाइजेबल लॉस। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमारे पास अनडिवाइजेबल लॉस हो सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइजेबल लॉस है यह सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में साइड में ट्रांसफर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये जो 5 आइटम्स हैं कौन कौन सी, कैश एंड बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड अनडिवाइजेबल लॉसेस। इन आइटम्स को छोड़कर बैलेंस शीट में जितनी भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी आइटम्स दी हुई होती हैं उन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे to sundry assets as book value एज बुक वैल्यू का मतलब यह है कि जो बैलेंस शीट में जितने रुपए की एसेट दिखाई गई है उसको हम यूं के यूं यहां पर दिखा देंगे। अब आइए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो आइटम दी हुई होती हैं उनका अध्ययन करते हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की किन किन आइटम्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर देंगे। फर्स्ट, जीआर। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स पहला आइटम हो सकता है जीआर, जिसको हम जनरल रिजर्व सामान्य संचय बोलते हैं।
डियर फ्रेंड्स, यह एक अनडिवाइजेबल प्रॉफिट होता है और यह डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। इसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। सेकंड, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ या हानि। डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह एक अनडिवाइजेबल प्रॉफिट है और इसको भी हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। आइए थर्ड आइटम के बारे में जानते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो सकता है। इसको भी हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। डियर फ्रेंड्स, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और अगर पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है तो उसको भी हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वहां पर ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डियर फ्रेंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हम बोलते हैं कर्मचारी कंपनसेशन रिजर्व। ये वो होता है डियर फ्रेंड्स कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि किसी कारणवश उनको दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उनको जो क्लेम देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशनल तौर पर यहां पर ट्रांसफर होता है, कंडीशनल शर्तिया तौर पर यहां पर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में, समायोजन में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो इसको हम अनडिवाइजेबल प्रॉफिट मानते हैं। मींस अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो भी हम इसको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करते। नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो दिखने प्रॉब्लम उसमें पढ़ लेगा। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी 6 आइटम होती है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि यदि हमारी कंपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है और उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, उस यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, उस कमी को पूरा करने के वास्ते हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और यदि हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी समायोजन नहीं है तो इसको भी हम अनडिवाइजेबल प्रॉफिट मानेंगे और वहां पर ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया हुआ है और साथ में बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसको भी और इन्वेस्टमेंट को भी। ये जो है ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आइटम्स वो थी जिनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती। अब बैलेंस शीट की इन लायबिलिटी साइड की इन आइटम्स को छोड़कर जितनी भी आइटम्स बाकी हैं सभी की सभी आइटम्स को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज एज बुक वैल्यू नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने हमारी बैलेंस शीट की जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी थी उनमें से उन एसेट्स और लायबिलिटी को चुना है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते और उन आइटम को चुना है जिनको हम ट्रांसफर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड से
एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं संपत्ति खाता बंद करना, एसेट्स अकाउंट क्लोज करना। और इसकी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी डिफरेंस वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। मैं लिख देता हूं, संपत्ति खाता बंद करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। नरेशन फॉर एसेट्स अकाउंट्स आर क्लोज। देखिए उसके बाद यदि हम बैलेंस शीट की जिन लायबिलिटीज के आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं दायित्व खाता बंद करना। और दायित्व खाता बंद करने की जो एंट्री हमारी हो जाएगी उसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, सॉरी क्या, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री। दायित्व खाता बंद करने के लिए जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये फ्रेंड्स अगर संपत्ति खाता बंद करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और अगर हम दायित्व खाता बंद करते हैं तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटी को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आइए उसके बाद आगे करते हैं। डियर फ्रेंड्स यहां पर हमारी सारी लायबिलिटीज हैं, यहां पर हमारी सारी एसेट्स हैं। कौन कौन सी आइटम्स एसेट्स हैं और लायबिलिटीज है उसका मैंने आपको विस्तार के साथ बता दिया। डियर फ्रेंड्स अब ये जो एसेट्स हैं अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम चार प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आइटम्स हैं उसको हम चार प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले इनको जो एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की है उनको सेल कर सकते हैं। मीन्स फर्म के समापन पर संपत्ति बेचने पर। डियर फ्रेंड्स जो एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी है उनको बेच सकते हैं। पहला वे कौन सा होता है, उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर फर्म के समापन के टाइम हम संपत्ति को बेचेंगे तो उसकी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स वो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी। क्या डिफरेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डियर फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर हमारी एसेट्स जितने रुपए की ड्यू होती है, मान लीजिए 2 लाख रुपए के, हमें इस बुक वैल्यू से कोई वास्ता नहीं होता। फर्म के समापन के टाइम संपत्ति बेचने पर जितने रुपए की संपत्ति बिकी है उस सेल वैल्यू को हमें ध्यान में रखना है। मीन्स बिक्री कीमत को हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए की संपत्ति थी और वो सिर्फ 20,000 रुपए बिकी है तो इसको हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ओनली 20,000, ओनली 20,000। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, फर्म के समापन पर जो भी हम संपत्ति बेचेंगे उस संपत्ति को कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट नहीं करना है। अगर हम संपत्ति को नकद बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन उस संपत्ति का नाम नहीं लिखना है। और मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, फर्म के मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्म के समापन पर एक फर्नीचर जिसकी कीमत 20,000 रुपए थी वो 15,000 में बेच दिया। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 15,000 रुपए। फ्रेंड्स ये एंट्री गलत है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर वो अमाउंट लिखेंगे जितने रुपए की संपत्ति हमने बेची है, इसकी बुक वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एसेट्स हैं सेकंड वेज का, ये जो एसेट्स है इसको कोई पार्टनर ले ले। मींस
फर्म के समापन पर साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर। यदि फर्म का समापन होता है और कोई भी पार्टनर फर्म से एसेट्स लेता है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के समापन पर यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म की संपत्ति ली जाती है, कोई भी एसेट्स ली जाती है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पर भी वो बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर भी हमें बुक वैल्यू को इग्नोर करना है। ओनली वो एग्रीड प्राइस, मींस एग्रीड प्राइस वो होता है जिस पर कोई पार्टनर संपत्ति लेने के लिए तैयार है। मान लीजिए कोई संपत्ति 1 लाख रुपए की है और पार्टनर ने उसे सिर्फ 25,000 रुपए में लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ओनली 25,000। थर्ड वे क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एसेट्स है इसके दो वे हो सकते हैं जो मैंने अभी तक बताए हैं। पहला, वो संपत्ति मार्केट में बेच सकते हैं, उस संपत्ति को हम किसी पार्टनर को दे सकते हैं, मींस वो जो संपत्ति है किसी पार्टनर द्वारा ली जा सकती है। थर्ड में क्या हो सकता है, जो यहां पर एसेट्स है उसको कोई हमारा लेनदार, मींस ऐसा व्यक्ति जो हमारी तरफ पैसे मांगता है जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, वो उस संपत्ति को ले ले, मींस लेनदार द्वारा संपत्ति लेने पर। डियर फ्रेंड्स, फर्म के समापन के टाइम यदि कोई क्रेडिटर हमारी एसेट्स को लेता है, मींस मान लीजिए कि यहां पर बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 25,000, यहां पर दिया हुआ स्टॉक। डियर फ्रेंड्स, जब फर्म का समापन हुआ, समापन होने से पहले की तिथि में हमारी जो बैलेंस शीट है, मैं एक एग्जांपल उदाहरण बता रहा हूं इसका, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर है 20,000 रुपए के और एसेट साइड में स्टॉक दिया 25,000 रुपए का। मान लीजिए ये जो क्रेडिटर है फर्म के समापन के टाइम हमारे पास आया और बोला कि मैं अपने 20,000 रुपए के बदले आप पैसे स्टॉक लेके जा रहा हूं 20,000 के बदले में, मीन्स अब इस क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लेनदार द्वारा संपत्ति लेने पर, लेनदार द्वारा संपत्ति लेने पर, फर्म के समापन पर लेनदार द्वारा संपत्ति लेने पर। उसके लिए अगर एग्रीड प्राइस पर लेता है तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि कोई लेनदार साझेदारी फर्म के समापन पर फर्म की संपत्ति लेता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स नो एंट्री। फ्रेंड्स, अगर कोई लेनदार फर्म के समापन पर एग्रीड प्राइस पर कोई संपत्ति लेता है तो उसके लिए हम पुस्तकों में कोई भी जर्नल प्रविष्टि नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर यह बात हो सकती है कि मान लीजिए कि यहां पर क्रेडिटर जो था वो 30,000 रुपए का था और हमारी एसेट्स है जो स्टॉक है वो 25,000 रुपए की, और वो बोला कि मैं आपकी तरफ 30,000 रुपए मांगता हूं और मैं 25,000 रुपए का आपको स्टॉक ले रहा हूं और बाकी जो 5,000 रुपए वो मुझे पे कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो 25,000 रुपए तो कोई एंट्री नहीं होगी, जो बाकी 5,000 रुपए बच गए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, यहां पर बैलेंस शीट की एसेट साइड की जो आइटम्स थी, जो संपत्ति थी, उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम्स है उसको हम किस प्रकार ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको 4 प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिनमें से अभी तक हमने 3 का अध्ययन किया, आज चौथी बार है। पहले, ये संपत्ति मार्केट में बेच सकते हैं, इन संपत्ति को किसी पार्टनर को दे सकते हैं, इन संपत्तियों को लेनदार ले सकता है। अब फोर्थ, ये यदि इन संपत्ति के बारे में, अर्थात जो संपत्ति बैलेंस शीट में दी हुई थी और जिन संपत्ति को हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर किया था, यदि उनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, मींस कोई भी समायोजन नहीं दिया हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो डियर स्टूडेंट्स उसकी भी हम क्या करेंगे, नो एंट्री। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी संपत्ति के बारे में कोई भी समायोजन नहीं है तो फर्म के समापन के समय हम इन संपत्ति का
कौन सी संपत्ति का? जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है उसकी भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर किसी संपत्ति के बारे में कहा नहीं गया है तो इसका मतलब यह होता है कि वो संपत्ति न तो मार्केट में बिकने योग्य है, न उसको किसी पार्टनर ने लिया है, न ही उसको किसी क्रेडिटर ने लिया है। मींस वो संपत्ति स्क्रैप वैल्यू है। क्या है? कबाड़ है, और कबाड़ का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए इसके कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम एसेट्स ने जो आइटम्स दी हुई है उसके बाद हम लायबिलिटी साइड की आइटम्स जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की है उसको ट्रीटमेंट करेंगे। उनका ट्रीटमेंट भी डियर फ्रेंड्स 4 वे से ही होता है। 1 2 3 4। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट, फर्म के समापन पर लिख देता हूं मैं, फर्म के समापन पर भुगतान करने पर। डियर फ्रेंड्स, जो लायबिलिटी हमने यहां पर ट्रांसफर की है यदि हम उसको भुगतान करते हैं उसकी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो इस प्रकार होगी। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फ्रेंड्स, यदि फर्म के समापन पर हम किसी भी दायित्व का नकद में भुगतान करते हैं उसको हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डियर फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है, मैं उन दायित्वों का जिक्र कर रहा हूं जिन दायित्वों को हमने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। सेकंड में, अब ये जो लायबिलिटीज है, दायित्व है, फर्स्ट में क्या हो सकता है? हम इनका भुगतान कर दें। सेकंड में क्या हो सकता है? फर्म के समापन पर साझेदार द्वारा दायित्व लेने पर। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के समापन पर कोई साझेदार ऐसा हो जो फर्म के दायित्व को अपने सिर ले ले। मान लीजिए एक फर्म की लायबिलिटी और क्रेडिटर है, यहाँ पर एग्जांपल था हमारा क्रेडिटर, बैलेंस शीट, क्रेडिटर ₹25,000। मान लीजिए कि फर्म के समापन पर क्रेडिटर हमारे 25,000 रुपए के हैं और मिस्टर ए जो कि एक फर्म का साझेदार है वो ये बोला कि इन क्रेडिटर को मैं अपने पर्सनल तौर पर पे कर दूंगा। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? फर्म के समापन पर साझेदार द्वारा कोई दायित्व लेने पर। यदि फर्म के समापन पर कोई साझेदार फर्म का दायित्व, ध्यान रखिए, फर्म का दायित्व अपने से लेता है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट सेकंड। जी सर, यदि फर्म के समापन पर कोई पार्टनर फर्म का दायित्व अपने से लेता है तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वे। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो लायबिलिटी दी हुई है हम इनका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट, इसको हम पे कर दे, पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकंड वे, इन लायबिलिटी जो कोई पार्टनर ले ले, पार्टनर लेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, ये जो लायबिलिटी है इस लायबिलिटी को हम एसेट्स के द्वारा पे कर दें। इन लायबिलिटीज को हम एसेट्स के द्वारा पे कर दें। मींस फर्म के दायित्व को संपत्ति से भुगतान करने पर। मीन्स हम अपनी लायबिलिटी को कैसे पे कर रहे हैं? एसेट्स देकर। और ऐसे यदि हम अपने दायित्व को भुगतान कर रहे हैं कैसे? संपत्ति के द्वारा, तो उसकी डिफरेंस नो एंट्री। डियर फ्रेंड्स, फर्म के समापन पर उसके लिए कोई भी जर्नल प्रविष्टि नहीं होती। उसके बाद फोर्थ, डियर फ्रेंड्स, हम जिक्र कर रहे हैं फर्म के समापन पर लायबिलिटीज का भुगतान कैसे करें। हमने 3 वे पढ़ लिया। अब फोर्थ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसके बारे में कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां मतलब कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी समायोजन नहीं दिया हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि उस लायबिलिटी को हम पूरा पे करेंगे। फोर्थ, फर्म के
समापन पर उस बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, जिन लायबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया हुआ है, उसके 4 वे होते हैं। पहला वे, उसको हम नगद भुगतान कर सकते हैं, उसके लिए एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन लायबिलिटीज को किसी पार्टनर के द्वारा लिया जा सकता है, उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड वे, इन लायबिलिटीज को हम एसेट्स के द्वारा पे कर सकते हैं। अगर हम एसेट्स के बदले पे करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी। फोर्थ, यदि यहां पर जो लायबिलिटीज है उसके बारे में अदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि उन लायबिलिटीज को हमने पूरा पूरा भुगतान करना पड़ेगा। मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डियर फ्रेंड्स यहां पर अगर हम संपत्तियों को बेचेंगे तो ये यहां पे लिखेंगे डियर फ्रेंड्स बाय बैंक, जितने रुपए की संपत्ति हमें बेची है। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने संपत्ति ली है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के समापन पर किसी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को भुगतान करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और अनरिकॉर्ड एसेट्स को सेल करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। यदि हमने उन संपत्ति को मार्केट में बेचा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और ये जो ब्रैकेट है इसमें हम उन विशेष एसेट्स का नाम लिख देंगे, मशीनरी कितने की बिकी, स्टॉक कितने का बिका, डेटर से कितने रिलाइज हुए, और यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यदि इन एसेट्स को किसी पार्टनर ने लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में हम उस एसेट्स का नाम लिख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स अगर ये जो एसेट्स है इसको किसी क्रेडिटर ने लिया हुआ है सेम प्राइस पे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यदि एसेट्स 4 लेवल्स के इन एसेट्स के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद सेम टू सेम यही प्रक्रिया, फर्स्ट अगर हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो टू बैंक, उस लायबिलिटी का नाम, यदि इन लायबिलिटी किसी पार्टनर ने लिया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें लायबिलिटी का नाम, यदि इन लायबिलिटीज को हमने एसेट्स के द्वारा पे किया है तो नो एंट्री, और उसके बाद यदि इन लायबिलिटीज के बारे में कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डियर मींस टू बैंक, यहां पर लायबिलिटी की फुल वैल्यू जो कि बुक्स है। उसके बाद डिफरेंस यह हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। मान लीजिए ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डियर फ्रेंड्स अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे, डेबिट से, डियर फ्रेंड्स अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो हम क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, हम यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, तो डियर स्टूडेंट जितना अंतर है वो उस अंतर को हम यहां पर लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट की पूर्ण जानकारी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।